हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एनर्जी। अब पूछा जाए कि एनर्जी क्या है तो आप सोचिए क्या बताएंगे। क्या है एनर्जी? कुछ बच्चे बोलेंगे ऊर्जा। अरे भाई, ऊर्जा हिंदी ट्रांसलेशन की बात नहीं की है कि एनर्जी को हिंदी में ऊर्जा कहते हैं, लेकिन ऊर्जा क्या है, एनर्जी क्या है, हाउ विल यू डिफाइन इट? छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, माइंड में नहीं आ रही आप लोगों के। एबिलिटी टू डू वर्क, सिंपल सी डेफिनेशन है, काम करने की क्षमता। अब यहाँ जो वर्ड आया है वर्क या काम, क्या मीनिंग है इसका? वर्क। और एनर्जी की तो हमने बात कर ही ली, लेकिन अभी बहुत सारी बातें इसके बारे में जाननी जरूरी हैं जो इस चैप्टर में हम आगे जानेंगे। आज हम बात करेंगे मेनली वर्क की, कार्य तथा ऊर्जा। ये है आपका आज की वर्कशीट 65 का टॉपिक, और ये आपका लेसन आपका 11। फाइन, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक। सो कार्य तथा ऊर्जा। अब कार्य और वर्क क्या है? एबिलिटी टू वर्क, टू डू वर्क, काम करने की क्षमता तो एनर्जी है, लेकिन काम क्या है, वर्क क्या है? आप सोचेंगे मैम आप बोल रहे हो टॉकिंग, ये भी एक वर्क है। काम है भाई, मैं बोल रही हूँ, मैं समझा रही हूँ, हम सुन रहे हैं, वी आर लिसनिंग, ये भी एक काम है। वॉचिंग मूवी, ये भी एक काम है। लेकिन ये सारे जो आप काम बता रहे हो ना, ये साइंस के अकॉर्डिंग वर्क नहीं है। ये आप इंग्लिश में, हिंदी में यूज करते हो इन्हें एज अ वर्ब, एज अ क्रिया, कि जब कोई काम हुआ तो उसे हम वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। बट इन साइंस दिस इज नॉट एट ऑल वर्क। ये वर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्क की डेफिनेशन साइंस के अकॉर्डिंग क्या है कि जब हम किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं। चलो मैं अभी डेफिनेशन नहीं बताती, पहले हम एक दो एग्जांपल्स, एक सिचुएशन देती हूँ मैं आपको। आई एम गोइंग टू अप्लाई फोर्स ऑन दिस बोर्ड, और यू कैन थिंक कि मैं इस वॉल पर फोर्स लगा रही हूँ, बल लगा रही हूँ। क्या ये वॉल हिल रही है? ये अपनी जगह से हिली, अगेन मैंने अपना पूरा फोर्स लगा दिया। यही कोई रॉक हो, चट्टान हो, आप उसे हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो हिल जाती है आराम से? इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन नो। ये वॉल पे हम फोर्स लगा रहे हैं, नहीं हिल रही। इट मीन्स इट इज नॉट बीइंग डिस्प्लेस्ड, ये विस्थापित नहीं हो रही। विस्थापन वर्ड से आप ऑलरेडी फेमिलियर है, क्लियर? आपने कुलीस को देखा होगा, अपने सिर पर बोझा ढोते हैं, और चल तो रहे होते हैं, मतलब कि वो सामान को ढोके लेके जा रहे हैं। सामान कहाँ है? उनके सर पर। द कुली इज कैरिंग अ लोड। कैरी को आप इंग्लिश में बोल देते हैं कि वर्ब है, वर्क हो रहा है, कोई थक भी रहा है, वो एनर्जी भी लग रही है उसकी, बट अकॉर्डिंग टू साइंस वो वर्क कर ही नहीं रहा, वो कोई वर्क नहीं कर रहा। हम इतना सारा फोर्स लगा रहे हैं, थक रहे हैं, पूरी एनर्जी लगा रहे हैं, लेकिन वर्क नहीं हो रहा। आप सोचेंगे अरे ये क्या बात हुई, साइंस तो बिल्कुल ही उल्टी चल रही है। साइंस उल्टी नहीं चल रही, साइंस में रीजन है, लॉजिक्स हैं। क्यों? बिकॉज वर्क तब होता है जब हम किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं, और वो उस फोर्स लगाने के बाद, उस बल लगाने के बाद उस वस्तु में विस्थापन होना जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। सो वर्क की डेफिनेशन ही कहती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बल गुणा में विस्थापन, तब होगा कार्य। अगर इन दोनों में से एक भी चीज प्रेजेंट नहीं है, मान लो ये नहीं है, खाली विस्थापन हो रहा है, पहली बात तो विस्थापन किसी बल के बिना होगा नहीं, लेकिन बल लगा रहे हैं और विस्थापन नहीं है, तो वर्क नहीं होगा, कार्य नहीं कर रहा, वो चीज काम कर नहीं काम कर रही। सो ये है वर्क की डेफिनेशन कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वह वस्तु बल की दिशा में ही गति करे, विस्थापन करे, तब होता है वर्क डन, तब होता है कार्य की वह वस्तु कार्य कर रही है। कि when a force is applied on an object and that object is displaced in the direction of force, then we say that that object has done some work. अब अकॉर्डिंग टू साइंस, मतलब हम इसको भी सिंबॉलिकली लिख लेते हैं F इंटू एस। और आप ये पढ़ चुके हैं, ये जब मल्टीप्लीकेशन की बात आती है तो एफ एस कॉस थीटा, जहां पर वर्क और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये एंगल है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, सॉरी वर्क नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट, एक डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की है और एक डायरेक्शन फोर्स की है, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा।
इन दैट सिचुएशन जो भी वर्क डन होगा वो एफ एस कॉस थीटा होगा। साइन कॉस के बारे में आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाती है। सो I already told you construction work is going on in my neighborhood, so please bear with this horrible sound. Fs cos theta. अब if theta is equal to 0 degree means जिस डायरेक्शन में फोर्स है, ये इन दोनों के बीच में एंगल 0 कब होगा? ये जब इसके पास यानी कि इसके पैरेलल आ जाएगी, इसके कोइंसिडेंट हो जाएगी, यानी कि ये फोर्स की डायरेक्शन वही है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वही है जिस डायरेक्शन में फोर्स है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। इन दैट सिचुएशन थीटा विल बी 0 और वर्क उस समय पर होगा एफ एस कॉस 0 डिग्री जो कि 1 होता है, इट मींस एफ एस। इन दैट सिचुएशन जब ये दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हम बोलते हैं कि वर्क डन इज पॉजिटिव, तब धनात्मक कार्य हुआ, यानी कि तब वो सिंपली एफ एस है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की दोनों की जो क्वांटिटी है उसका प्रोडक्ट है। सपोज जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, अब इसका अगर हम एग्जांपल लें इस सिचुएशन का कि सपोज मैं किसी लगेज को, किसी बॉक्स, किसी अलमीरा को बल लगा रही हूँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में और वो उसी डायरेक्शन में आगे हिल भी रही है, मूव कर रही है, तो इन दैट सिचुएशन वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क अपना काम कर रहा है, डिजायर्ड काम कर रहा है वो। सपोज हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में और ये डिस्प्लेसमेंट इसके बिल्कुल ऑपोजिट, ये डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की। इन दैट सिचुएशन ये जो थीटा है दैट विल बी 180 डिग्री और कॉस 180 डिग्री होता है आपका -1। सो इन दैट ये फर्स्ट सिचुएशन है जिसमें पॉजिटिव वर्क की बात है। अब होगा एफ एस कॉस 180 डिग्री जो कि जिसकी वैल्यू होती है -1, इसकी वैल्यू तो 1 थी ना, तो ये एफ एस आ गया था, अब ये आएगा -fs, यानी कि तब होगा नेगेटिव वर्क। इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे सपोज कार चल रही है और हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, इन दैट सिचुएशन फिर कार रुक जाती है, तो ये वो सिचुएशन है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है। या कोई फुटबॉल आ रही है और हम उस पर अगर उसे हाथों से या पैरों से उसे रोकते हैं तो हम उसकी स्पीड को बिल्कुल 0 पर ले आते हैं। इन दैट सिचुएशन ऑल्सो एफ और एस के बीच में 180 डिग्री है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और तब आपका वर्क होता है नेगेटिव। एक सिचुएशन और होती है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि एक कुली जो है इट इज ही इज कैरिंग अ लोड ऑन हिज हेड, या एक सिचुएशन है कि एक प्लैनेट है और उसके चारों तरफ ये एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। इन दैट सिचुएशन इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है और जो इसके मूवमेंट की डायरेक्शन है, ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये इसकी तरफ फोर्स लग रहा है, ये इसकी तरफ फोर्स लग रहा है, अर्थ है सपोज और ये मून है, सैटेलाइट है, तो वो इसकी तरफ एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है, लेकिन उस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखिए, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो इन दैट सिचुएशन एफ एस कॉस 90 डिग्री हो जाएगा और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, सो इट कम्स आउट टू बी 0। ये है 0 वर्क की सिचुएशन, यानी कि काम हो ही नहीं रहा, सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, पूरी एनर्जी डिसिपेट कर रहा है, बट स्टिल that thing is not doing any work. Pulley is carrying a load on his head. In that situation load ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन आप समझ सकते हैं, उस पर फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है एंड डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, फॉरवर्ड, वो सामान उठा करके आगे चल रहा है, दोनों की डायरेक्शन में अगेन द एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वर्क वुड बी 0. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, और वर्क होने की कंडीशन ही यही है कि फोर्स अप्लाई होना चाहिए, अब वो फोर्स विजिबल हो या इनविजिबल हो, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे इनविजिबल है, दिख नहीं रही होता कि कौन लगा रहा है, बट फोर्स लगना चाहिए और उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट जरूर होना चाहिए चीज में। जो वॉल वाला हमने एग्जांपल लिया उसमें डिस्प्लेस नहीं कर रही कोई चीज, रॉक को हम पुश कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इट मीन्स दैट थिंग इज नॉट डूइंग एनी वर्क। सो आज जो हमने ये चीजें डिस्कस की, हाँ एक चीज और डिस्कस करनी रह गई है कि वर्क की यूनिट क्या होती है एंड हाउ वी डिफाइन 1 यूनिट ऑफ वर्क, जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टिल आई रब द ब्लैकबोर्ड, जस्ट हैव अ लिटिल ब्रेक। सो वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की है मीटर। सो हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम W का फॉर्मूला FS ही लेकर के चलते हैं,
हम एक पहले ही इमेजिन कर लेते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, यानी कि एफ एस cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री इज 1, सो एफ एस, हम यही फॉर्मूला लेकर के चलते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दिस, अगर फोर्स की यूनिट न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर है, सो हम वर्क को क्या बोल देंगे, न्यूटन मीटर। बट क्योंकि वर्क के कंसेप्ट को सबसे पहले जूल ने क्लियर किया था, सो इसकी जो एसआई यूनिट है दैट इज जूल। फाइन, अब नाउ वी हैव टू डिफाइन वन यूनिट, वन एसआई यूनिट ऑफ वर्क मींस 1 जूल को आपको डिफाइन करना है। सो 1 जूल कब होगा वर्क, जब 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट 1 न्यूटन फोर्स बॉडी में डिस्प्लेसमेंट विस्थापन आएगा 1 मीटर का। मींस अगर मैंने 1 न्यूटन का बल लगाया और वस्तु कितना हिली, 1 मीटर, तब वर्क डन की क्वांटिटी क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 जूल। हाउ यू विल, अगर आप इस तरह से लिखते हैं 1 जूल को, तो आपको 1 में से हाफ मार्क मिलेगा एग्जाम में, बिकॉज क्वेश्चन आता है स्टेट या डिफाइन 1 यूनिट, 1 एसआई यूनिट या 1 यूनिट ऑफ वर्क। सो आपको इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स लिखनी है, आपको एक्सप्रेस करना है वर्ड में। इस तरह से सिंबॉलिकली कर देंगे तो हाफ की, चलो कंसेप्ट है बच्चे को, बट आपको जब स्टेटमेंट बोली गई है, डेफिनेशन बोली गई है, तो आपको इंग्लिश लाइक वर्ड्स या हिंदी मतलब वर्ड्स देने हैं, शब्द देने हैं कि द वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल, कार्य 1 जूल होगा जब व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड, जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए और वस्तु में 1 मीटर का विस्थापन हो, एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि आप यहाँ cos 0 वाली सिचुएशन लेके चल रहे हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है। सो आपको ये इन द डायरेक्शन, यानी कि वस्तु में 1 मीटर का विस्थापन हो, बल की दिशा में, बल की दिशा में वस्तु में 1 मीटर का विस्थापन हो, जैसा लिखा है वैसा ही बोलना है कि कार्य 1 जूल होगा जब वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाएगा और वस्तु में विस्थापन बल की दिशा में 1 मीटर होगा। Work done is said to be 1 joule when a force of 1 Newton is applied on an object and the object is displaced by 1 meter in the direction of force. Then this definition would be complete और तब आपको पूरा मार्क मिलेगा। So this was all about worksheet 65 and now I am going to discuss question answers. Define work done. Work done क्या है? When the force is applied and the object is displaced. डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, ये भी आपको क्लियर किया है इस डेफिनेशन को। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु वर्क कर रही है, कार्य कर रही है, इसकी क्या परिस्थितियां हैं, क्या कंडीशंस है, क्या कंडीशंस हैं, 2 कि फोर्स, द ऑब्जेक्ट इज अप्लाइंग फोर्स, अगर मैं वर्क कर रही हूँ, इफ आई एम डूइंग वर्क इट मीन्स आई एम अप्लाइंग फोर्स, फाइन, मैं बल लगा रही हूँ, वस्तु बल लगा रही है, एंड जिस वस्तु पर बल लग रहा है, द ऑब्जेक्ट अपॉन विच द फोर्स इज एक्टिंग, दैट ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्प्लेस्ड, उस वस्तु में विस्थापन आना चाहिए। क्लियर, वस्तु बल कोई और लगा रही है, जिस पर बल लग रहा है उसमें विस्थापन आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, अ लोड इज पुल्ड यूजिंग अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन टू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर। अब ये बेटा एक न्यूमेरिकल है, मैथ्स टाइप का कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स आप चुटकियों में गेन कर सकते हैं। जो जो डेटा दिया हुआ है सबसे पहले लिख लिया करो कि उसमें जो डिजिट्स क्या हैं, नंबर्स क्या हैं, जैसे बात की गई है 5 न्यूटन, 5 न्यूटन लिख लो, ठीक है, 2 मीटर 2 मीटर लिख लो। अब इनको देखो कि 5 न्यूटन को क्या बोला हुआ है, फोर्स, बल, तो उसका सिंबल लिख लिया कि ये एफ है और हमें पता है कि न्यूटन है यूनिट, इसका मतलब ये फोर्स है। अब मीटर, मीटर मतलब ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट है, लिखा भी हुआ है कि वो विस्थापित हुई है 2 मीटर। अब निकालना क्या है, निकालना है आपको वर्क डन या कार्य, तो क्वेश्चन मार्क यानी ये निकालना है। अब अपने दिमाग घुमाओगे कि अभी तो हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, जब पूरी बुक का हमारे पास एग्जाम आता है तो उन्हें बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होते हैं, तो गिवन डेटा, गिवन क्या है, क्या निकालना है, ये लिख लो, पहले नोट डाउन कर लो। मैथ्स में भी यही तरीका अपनाना चाहिए, व्हाट डेटा इज गिवन एंड व्हाट इज टू फाइंड आउट। देन अब अपने माइंड को दौड़ाओ घोड़े कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। फॉर्मूले क्या होते हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच में संबंध, रिलेशनशिप। सो W इज इक्वल टू एफ एस, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। अब यहाँ कोई एंगल वेंगल की बात तो की नहीं गई है, वो आपका वैसे भी 9th क्लास के कोर्स में नहीं है, तो सिर्फ समझाने के लिए था, जो थीटा की चीज़ है, न्यूमेरिकल्स नहीं आते उस पर। सो यहाँ पर होगा 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर,
तो 5 × 2 हो गया 10 न्यूटन मीटर। अब क्या न्यूटन मीटर पे छोड़ दोगे या वर्क डन की कुछ SI यूनिट भी लिखोगे? इफ इट इज देयर तो आपको लिखनी ही लिखनी है, अदरवाइज हाफ मार्क कट हो जाएगा। सो 10 जूल। अब ये बताओ इतनी छोटी सी चीज करने में 2 नंबर मिल रहे हैं, कम है? बहुत ज्यादा है, आराम से ले ले। क्या है इसमें? बच्चों वाली चीजें हैं ये सारी, सिर्फ फॉर्मूला और ये सब लिखा। हाँ, यूनिट लिखना मत भूलना, आधा नंबर कट जाएगा। और SI यूनिट अगर किसी की डिफाइंड है ऑलरेडी, आप मतलब बताई गई है, तो वो जरूर लिखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, राइट द एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कार्य के उदाहरण लिखिए, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य के। तो धनात्मक या पॉजिटिव क्या है कि जब सेम डायरेक्शन में, कि एक अलमारी को एक बच्चा धक्का लगा रहा है, एक व्यक्ति धक्का लगा रहा है, और वो अलमारी धक्का लगाने की दिशा में आगे विस्थापित हो रही है, हिल रही है। When a person is applying force on an almirah and that almirah is moving in the direction of force, ये पॉजिटिव का एग्जाम्पल हो गया। नेगेटिव का एग्जाम्पल क्या है कि when the brakes are applied in a car to stop it, जब किसी कार में उसे रोकने के लिए ब्रेक्स लगाई जाती हैं तो वो रुक जाती है, फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है गति के। थर्ड है जीरो का, तो उसमें आपको सैटेलाइट वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किसी प्लैनेट के अराउंड सैटेलाइट मूव कर रहा है। फाइन, ये सैटेलाइट है, ये प्लैनेट है। अगर हम इसमें ये देखें तो फोर्स आपका इस डायरेक्शन में है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। सैटेलाइट, प्लैनेट, ये फोर्स एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट, छोटा एस लिखना। फाइन, सो इन दैट सिचुएशन ये 90 डिग्री का है, तो FS cos थीटा, यानी कि FS cos 90 डिग्री, 90 डिग्री cos में जब होता है तो जीरो होती है उसकी वैल्यू, FS मल्टीप्लाई बाय जीरो, दैट मीन्स जीरो। फिर न्यूटन जरूर लिख देना साथ में। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, राइट द यूनिट ऑफ वर्क डन। यूनिट क्या है भाई वर्क डन की? सोचो, अगर नहीं जवाब दे पा रहे तो बहुत गलत बात है। वर्क डन की यूनिट, कार्य की यूनिट। हाँ मैम कह तो रहे हैं जूल, आपको सुनाई थोड़ा ना दे रहा होगा अभी, लेकिन जूल ही सोची है ना, न्यूटन मीटर तो नहीं, क्योंकि यहाँ आपको SI यूनिट देनी है। सो ठीक है, अब वर्कशीट 65 के बारे में हम, अच्छा अब तो वर्क अच्छी तरह समझ आ गया होगा, नहीं? आई होप, आई नो। सो ठीक है, पढ़ते रहिए। हाँ एक बात और, पढ़ाई की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन बेटा कोरोना की बात करनी भी ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ जो मास्क लगाए बिना ही घूम रहे होते हैं। वेरी बैड भाई, दूसरों के लिए भी खतरा मत बनो और अपने लिए भी प्लीज़ मास्क लगा करके ही निकलो। पहली बात तो घर से निकलो मत, जाना ही पड़ रहा है तो मास्क लगा के निकलो। किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाना पड़ता है, बैंक जा रहे हो, मार्केट जाना है, ज़रूरी है, काम है, तो प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखो, थोड़ा दूरी बना के रखो, अपनी टर्न की वेट करो। कोई बात नहीं, कुछ मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी जान से ज़्यादा कीमती थोड़ी ना है टाइम। और तीसरी बात है, सैनिटाइज करिए अपने हाथों, भले कहीं नहीं गए हो, कुछ नहीं टच किया, बट फिर भी थोड़ी थोड़ी देर में अपने हाथों को साबुन से धोते रहो अच्छी तरह। ये नहीं कि सिर्फ टचिंग मारी, चलो जी मम्मा हो गए, नहीं, पूरी प्रॉपरली उसकी झाग बनाओ, कुछ देर तक उन्हें रब करो। और कहीं बाहर हो, सोप अवेलेबल नहीं है तो प्लीज़ छोटी छोटी बॉटल्स आती हैं, बहुत अवेलेबल हैं, बड़े इजीली मिल रहे हैं, सैनिटाइज़र रखो बॉटल को पॉकेट में, पर्स में, बैग में, कहीं पर भी, लेकिन सैनिटाइज़र होना चाहिए। तो उससे अपना 2 ड्रॉप्स डालें और रब कर लो। और कई जगह जाते हैं हम, दुकानों में या मार्केट्स में, खैर निकलना ही पड़ रहा है आजकल चीज़ों के लिए, अब काम तो करने ज़रूरी है, तो सैनिटाइज़र बहुत जगह पे अवेलेबल होता है। और अपने साथ एक बॉटल रख लो हमेशा, क्या हो गया, बाहर नहीं अवेलेबल हो रहा तो अपनी यूज़ कर लो, जान है तो जहान है। ठीक है, सो पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, कीप हेल्दी, कीप फिट, बाय बाय।